दर्शकों नमस्कार। आज की मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसी मेहमान जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर समाज में एक मुकम्मल मुकाम हासिल किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइबल वुमेन के नाम से जानी जाने वाली फिल्म निर्मात्री रेणु नेगी की, जो कि किन्नौर क्षेत्र से संबंध रखती हैं। और अपने करियर के रूप में उन्होंने एक ऐसी विधा को चुना जिसमें जो कार्य उन्होंने किए उन्हें न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया और पुरस्कृत किया गया। स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में रेणु नेगी आपका। फिल्म लाइन में आपने काफ़ी लंबा समय बिताया है और एक अच्छी पहचान बना चुकी हैं, और जाहिर सी बात है कि पहचान बनाना, एक नाम कमाना आसान काम नहीं है। काफ़ी मुश्किल भरा दौर रहा होगा वो, तो वो कहानी सुनना चाहेंगे और थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मैं पिछले 2 दशकों से दिल्ली के मीडिया हब में बतौर निर्माता निर्देशिका काम कर रही हूँ, और इस दौरान मैंने बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज़, डॉक्यू ड्रामाज, टेली सीरियल्स, टेलीविज़न कमर्शियल्स, रेडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं। जी, मेरे जो माता पिता हैं वो बहुत अच्छे कलाकार थे, बेहतरीन कलाकार थे। मेरे पिताजी मास्टर क्राफ्टमैन थे और मेरी माताजी को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में उनकी उत्कृष्ट कला के लिए राज्य सरकार ने सम्मानित भी किया था। तो जाहिर है कि मैं भी कुछ रचनात्मक करना चाहती थी, लेकिन कैसे वो नहीं पता था मुझे। लेकिन हाँ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं रंगारंग कार्यक्रम में एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। खासकर सांस्कृतिक नृत्य और संगीत में मेरी बहुत रुचि थी। और इसी तरह एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के एक प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर ने मुझे अपनी फिल्म के लिए संपर्क किया। वो चाहते थे कि मैं बतौर अभिनेत्री उनकी फिल्म में काम करूं, और उसके लिए मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली गई, और दिल्ली जाकर मैंने फिल्म की दुनिया देखी, कैमरे के पीछे की दुनिया देखी, और ये समझा, जाना, देखा कि एक फ़िल्म कैसे बनती है, एक फ़िल्म को बनाने के लिए कितने लोग मेहनत से उस फिल्म को बनाते हैं। सो मेरी रुचि उस पे हुई कि मैं भी कुछ इस इंडस्ट्री में, इसमें करियर बनाऊं, और इस तरह से मेरी करियर की शुरुआत हुई। जी, तो बहुत ज़्यादा काम किया है आपने हिमाचल पर, और किन किन विषयों पर आपने काम किया है वो थोड़ा सा बताइए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, कौन कौन सी विधाओं में काम किया है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मेरी करियर की शुरुआती फिल्म का जो दौर है वो हिमाचल से ही शुरू हुआ था। जी, हिमाचल की कला और संस्कृति पूरे देश विदेश में बहुत चर्चित है और लोग देखना चाहते थे। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत अपने ही प्रदेश से की। जी, विभिन्न विषयों पे फिल्में बनाई, और ख़ासकर मेरा जो टारगेट था वो था कि हिमाचल को देश विदेश तक पहुंचाना। वो कैसे? टूरिज़्म। जी, तो टूरिज़्म को मैंने हाईलाइट किया। टूरिज़्म सेक्टर के ज़रिए मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश को अपनी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए जो है दर्शाया। जी, और इसके अलावा कला संस्कृति पर तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि वो तो छूटना नहीं था, बिल्कुल वो था ही था मेरा टारगेट। जी, और इसके अलावा मैंने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बहुत बनाए हैं। दर्शकों में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अपने करियर में एक कम्युनिकेटर की तरह काम किया है। जो मेरा साधन है वो मेरा साधन कैमरा था। जी, तो कैमरे के ज़रिए मैं अपने आसपास की होने वाली सभी गतिविधियों को, जो भी चीज़ें अच्छी है, मतलब समाज में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हो रही है समाज के सुधार के लिए, वो मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए दर्शाती रही हूँ। जाहिर है उसमें हिमाचल प्रदेश भी सबसे पहले था, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी थी, और मेरी पहचान जो है राष्ट्रीय लेवल पे, जब मैं दिल्ली में थी तो सभी जानते थे कि हिमाचल से हैं। तो मुझे अपने क्लाइंट की तरफ से भी ऑफर मिलते थे कि मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट करूं। तो हिमाचल को मैंने बहुत से विषयों पे, बहुत सारी विषयों पे, चाहे वो वन संरक्षण की बात है, चाहे वो टूरिज्म की बात है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात है, चाहे वो कृषि की बात है, तो मैंने हर सेक्टर पे काम किया है, और लघु फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, विभिन्न तरीक़ों से अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक अपने प्रोग्राम्स पहुँचाए। किन्नौर पे भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित है वो, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कि क्या कुछ रहा उसमें ख़ास। किन्नौर की बात करें, किन्नौर
की फ़िल्म तो मैंने एक नहीं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए बनाई है, लेकिन ये जो लघु फिल्म जो मैंने बनाई थी हमारे आदिवासी क्षेत्र, खासकर हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो चीज़ें दिखाने के लिए एक पॉजिटिव तरीके से अपनी फ़िल्म के ज़रिए जो मैंने शुरुआत की थी, ये मैंने भारत सरकार के लिए बनाई थी, जिसमें अर्ली मैरिज जो है उस टाइम पे अनाउंस हुआ था जी। तो उसे मैंने किन्नौर में ही शूट किया था और वो फिल्म बनी थी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे रेणु कि आपने हिमाचल पर ही काम नहीं किया, आपने उत्तरी पूर्वी सारे क्षेत्रों को कवर किया है, पूरे राष्ट्र पर आपने काम किया है और जो आपका क्षेत्र है लगातार विस्तृत होता जा रहा है, संकुचित नहीं हो रहा है, तो किस तरह से काम किया वो भी जानना चाहेंगे हम। मोनिका, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई और जब मैंने जाना कि इस फिल्म में करियर बनाने के लिए क्या साधन हो सकते हैं, तो वो साधन मैंने सबसे पहले जाना, फिल्म की मार्केट को समझा। तो क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे वो चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि एक फिल्मकार, एक फिल्म मेकर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने कला को दिखाने के लिए साधन कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से आए। तो सबसे पहले मेरी मार्केटिंग पे मेरा फोकस था और मैंने दिल्ली में जब अपनी प्रोडक्शन हाउस को स्टैब्लिश किया तो उसमें ये था कि हिमाचल पे तो मैं प्रोग्राम्स बना ही रही थी, लेकिन उसके साथ ये भी था कि आपको राष्ट्रीय लेवल पे अगर काम करना है तो कंपटीशन बहुत टफ होता है, तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप बहुत वास्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। एक क्रिएटिव पर्सन के लिए कोई एक बंदिश नहीं है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट पे या स्पेसिफिक किसी एक विषय पे ही करे। मेरा जो क्षेत्र आया था, हम लोग जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम लोग कोई मिर्च मसाला लगा के या किसी काल्पनिक कथा पे नहीं करते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं जी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जब मेरी हिमालय गर्ल के तौर पे जब मेरी एक पहचान बनने लगी, तो मेरे क्लाइंट ज़्यादातर मुझे हिमालयन क्षेत्र के जैसे उत्तरी पूर्वी पे मैंने बहुत काम किया। उसके बाद फिर ट्राइबल्स पे मैंने काम करना शुरू किया, तो उसमें मैंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल जी, किन्नौर तो रहा ही, हिमाचल प्रदेश के तो मैंने लगभग गद्दी, गुज्जर, स्टाई पे, पांगी पे किया है और लाहौल स्पीति पे है, किन्नौर पे है। और मेरी वो जो फिल्में जो मैंने पहले जो जितनी फिल्में बनाई थी हिमाचल की, क्योंकि शुरुआती दौर मेरी हिमाचल की थी, तो हिमाचल की फिल्में आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो प्रसार भारती आर्काइव्स चैनल जो है, आर्काइव्स वीडियो यूट्यूब उनका चैनल है, उसमें मेरी फिल्में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स और प्रोग्राम ज़्यादा बनाती रही हूँ, जिसमें चाहे वो विज्ञान की बातें हैं, विज्ञान को सरल भाषा में किस तरह से दिखाया जाए, उस तरह के प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश की तो इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं कि लगभग मैंने पूरा हिमाचल कवर ही कर दिया, लेकिन अभी टारगेट पूरा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करने को है और बाकी राज्यों में बहुत सारी फिल्में की हैं। मैं उत्तरी पूर्वी राज्य की बात करूँ तो जहाँ पे जी आप बता रहे हैं हिमाचल पे बहुत सारा काम किया है आपने, अगर टूरिज्म की बात की जाए तो आपने उस पर भी बहुत सा काम किया है और हम अपनी स्क्रीन पे अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से काम किया है और कितनी खूबसूरती से हिमाचल को दर्शाया गया है। हम दिखा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से दृश्य हैं हिमाचल के और किस तरह से पर्यटक यहाँ पर आकर वहाँ के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं और किस तरह से उत्साहित खेल हैं उनका भी आनंद वो उठा सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने हिमाचल टूरिज्म को लोगों के सामने लाया कि कितना स्कोप है हिमाचल में और कौन कौन से अनुभव रहे वो बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये था कि मैं जो कि राजधानी में थी और इस तरह के प्रोग्राम्स बनाती थी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उत्तरांचल टूरिज़्म और हिमाचल टूरिज़्म को कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाना, क्योंकि उत्तरांचल जो है वो भी हमारे क्षेत्र से काफ़ी मिलता जुलता है, तो उस समय वो काफ़ी लोग उसके बारे में जानते। तो हिमाचल को मैंने हर बार आप मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे, अगर आप मेरे टेलीविज़न कमर्शियल्स भी देखेंगे जो SRS सिनेमाज़ में चले हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आई थिंक हिमाचल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी उसमें मतलब उसको प्रमोट करने में जो है सहयोग दिया है, तो बनाया। तो सबसे पहले ये मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि एज अ हिमाचल को स्टैब्लिश करने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि मैंने हमेशा अपने आइडियाज़ और अपनी
पहल जो है वो अच्छी ही रखने की कोशिश की। चूँकि लोगों को लगता था जब मैं वहाँ थी, मेरी वेशभूषा और बाकी सब चीज़ों से लोग मुझे पहले उत्तरांचल का ज़्यादा पूछते थे कि आप उत्तरांचल की हैं, तो मुझे बताना पड़ता था कि नहीं, मैं हिमाचल की हूँ। तो हिमाचल के बारे में फिर वो चीज़ें जो है डिफ़ाइन करना, फिर मैंने अपने प्रोग्राम के ज़रिए जब दिखाना शुरू किया तो ये भी अच्छी बात थी कि जो मेरे क्लाइंट थे वो लोग मुझे संपर्क ही आदिवासियों पे, पहाड़ी क्षेत्र पे प्रोग्राम्स बनाने के लिए करते थे। तो हिमाचल की मैंने जितनी भी बढ़िया, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे सब्जेक्ट्स थे, वो मैंने सारे कवर किए। हिमाचल पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, और भौगोलिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो काफ़ी विविधता मिलती है, रीति रिवाजों में बहुत सारी विविधता मिलती है। तो थोड़ा सा बताइए मुझे कि जब आपने इन क्षेत्रों को कवर करना शुरू किया, इन पे पिक्चर्स या फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की, तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि साधन, एक फिल्म मेकर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म का साधन जो है उस क्षेत्र तक पहुंचाना, पूरे इक्विपमेंट। हमारे टाइम पे जो मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते थे और आपको बहुत सारे टेक्नीशियंस को साथ में लेके चलना पड़ता था। तो मेरे जो एरिया ऑफ टारगेट था वो कम्प्लीटली रिमोट एरियाज़ पे थे। तो जब मैंने करियर की जब शुरुआत की थी, मैं 2 दशक पहले की बात कर रही हूँ, तो उस समय चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं थी पहुँचानी। तो मैं पूरा कैमरा जो लेकर जाती थी, जो लोगों को टेक्नीशियंस जो मेरे जितने थे वो कोई हिमाचल के नहीं थे, पहाड़ के नहीं थे, वो सभी मैदानी क्षेत्र के थे। जब वो मेरे साथ उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, मेरी टीम ने जब एक्सपीरियंस लिया वो स्पॉट पे जाके शूट करने का, तो उनके लिए वो बड़ी मतलब वो डरते भी थे और हैरान भी होते थे, परेशान भी होते थे। पहाड़ों को देख के वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करते थे। लेकिन जब शूटिंग के बाद जब वो वापस हम लोग जब अपने कार्य क्षेत्र में आते थे तो वो सारी मतलब हमारे इंडस्ट्री के जितने लोग हैं उन सब में मेरी एक चर्चा करते थे कि मैडम के साथ हम गए थे, हम ऐसी जगह गए थे, क्योंकि स्पीति उस टाइम पे मेरा टारगेट था। स्पीति को, लाहौल स्पीति और ताबो को मैंने शुरुआती तौर पे जो है रिप्रेजेंट कर लिया था। रेणु नेगी, अब एक और चीज़ आपसे पूछना नहीं चाहेंगे बल्कि अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया आपने फिल्म बनाई है, एक टेलीफिल्म बनाई है, और उसकी कुछ क्लिपिंग्स अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया संदेश उस टेलीफिल्म में दिया गया है। हमारे तमाम दर्शक उस फिल्म को देख सकते हैं और उसके ज़रिए जो मैसेज दिया गया वो भी देख सकते हैं। और आपकी तमाम जितनी भी फिल्म है, मुझे नहीं लगता है कि विदाउट मैसेज कोई भी फिल्म आपकी रही होगी। हर एक फिल्म जो है एक मैसेज देती है और हिमाचल से जुड़ी हुई है। उनके जो वेशभूषा है, उनका जो भोलापन है वो दिखाती हैं। शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 22 साल होनी चाहिए। लेकिन दीदी, सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया कि क्या बताएं। अब मुझे तो इन बातों की जानकारी भी नहीं थी। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी, मगर मौसा मौसी को तो इस बारे में सोचना था कि अभी तो ठीक ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है। ओहो दीदी, गांव में इन सब बातों का कौन ख्याल करता है। और वैसे भी अब तो शादी हुए 5 महीने हो गए हैं। मुझे भी बताओ। मैं बहू से कह रही थी कि बड़ी को मेरे पास सुला देना। और ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, मैं आप दोनों के लिए और बच्चे पैदा नहीं करूंगी। बस। तो किसने कहा था सिर्फ बेटियां ही पैदा करो? वो क्या मैंने जानबूझकर किए? जो देवता की खुशी थी वैसा ही हुआ। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब फिल्म बनकर पर्दे पर आती है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है किसी को पता नहीं है। तो प्री प्रोडक्शन और प्री एडिटिंग की बात की जाए तो किस तरह का काम रहता है, वो भी हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। मोनिका, फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप टेबल वर्क, यानी कि टेबल पे बैठ के, यानी हम लोग जो है पूरी यूनिट प्लानिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा करती थी, तो मेरे रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स ज़्यादा होते थे जी। और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है कि आपके सब्जेक्ट में आपके जो एक्सपर्ट है उनके साथ चर्चा होना, स्क्रिप्टिंग का काम होना, लोकेशन जो है आपने जहाँ जाना है वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, लगभग आप टेबल वर्क में अपने टेबल पे जो बैठकर जो है अपनी यूनिट के साथ, अपनी टीम के साथ आगे का जो है प्रोग्राम का की प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद फिर आपको जो लोकेशन पे जाना है, लोकेशन पे जाने की भी बहुत सारी आपकी जो
चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको अपने यूनिट को तैयार करना होता है। फिर लोकेशन में जाके आप शूट करते हैं और उसके बाद फिर एडिटिंग से उसको खूबसूरत बनाया जाता है। खूबसूरत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इफ़ेक्ट डालेंगे तो विजुअल में और ज़्यादा अच्छा लगता है जी। सो इस तरह से प्रोसेस शुरू होता है फिल्म का। आपने पोंगवाल पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो क्या थीम रहा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे? जी, पांगी पे जो मैंने फिल्म बनाई थी वो जो कि मंत्रालय ने मुझे उसके लिए शुल्क दिया था और वो चाहते थे कि जो आदिवासी जितने क्षेत्र हैं जिसमें फिर मैंने हिमाचल को चूज़ किया था क्योंकि उसमें ये होता है कि आप जब क्लाइंट को आइडिया देते हैं तो आइडिया में मैंने पांगी भी दिया था, किन्नौर भी दिया था और लाहौल स्पीति भी दिया था। तो उसमें जो है मैंने ट्राइबल डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया था जी। पांगी पे जो भी आपने काम किया है, आप बताया कि ट्राइबल पे आपने काम किया है, तो अलग अलग जातियां हैं हमारी, बहुत सारी हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं तो हमारी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, हिमाचल के अलावा मैंने अपने देश के काफ़ी आदिवासी क्षेत्रों पे काम किया है और जो मेरे बड़े दिल के करीब रहा है, मैंने जब उत्तरी पूर्वी राज्य पे के काफ़ी आदिवासी समाज को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने फिल्म के ज़रिए हाईलाइट किया है, जिसमें डेवलपमेंटल प्रोग्राम था, वो ट्राइबल डेवलपमेंट की बात उसमें थी। मैंने उसमें अगर आप ये कहें कि महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो मेघालय के जो खासी ट्राइब हैं, वहाँ की जो महिलाएं वो बहुत सशक्त हैं, वो लगभग पूरे अपने समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। तो वो जो प्रोग्राम मैंने बनाई फिल्म, मतलब वो मेरे दिल के बहुत करीब रहा और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मेरा कारवां बनता गया और इस तरह से मैंने बहुत सी ट्राइबल डेवलपमेंटल फिल्में बहुत बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनाई हैं। और पंगवाल डॉक्यूमेंट्री आपने एक बनाई है, क्या आशय रहा उसका, क्यों उसी के बारे में बनाने की सोची आपने? चूँकि वो दूर दराज क्षेत्र था, पांगी के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि किन्नौर और हमारा हिमाचल के बाकी क्षेत्र जो है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे जा रहे थे, लेकिन पांगी के बारे में बहुत सारे ऐसे, एक तो उनका अप्रोच बहुत दूर था, बहुत मुश्किल था, लेकिन उनका एक अपना छोटा समाज मेरे दिल से चाहती थी कि हिमाचल प्रदेश के जो पांगी के जो वो जोजी पहनते हैं सिर पे, उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, हम विंडो स्क्रीन पर भी रेणु नेगी आपको रुकना चाहूंगी, उसके कुछ एक दृश्य देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य हैं, हमारे तमाम दर्शक भी उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से पंगवाल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और क्या मैसेज उन्हें मिल रहा है। आप बता रहे थे कि हाँ, इस तरह से आपने सोचा क्योंकि वो इतना विकसित नहीं था, थोड़ा और बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी, और पांगी में जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, देखिए एक फिल्मकार अगर किसी समस्या को दिखाए या कुरीतियों को दिखा के अपनी फिल्म में छोड़ दे, वो नहीं था मेरा काम। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि मैं एक संचारक के रूप में काम कर रही थी और मेरा मकसद ही ये था कि मैं अपने फिल्मों के ज़रिए, अपने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के ज़रिए अच्छी चीज़ों को दिखाऊं। तो पांगी क्षेत्र में भी अच्छा क्या हो रहा था, पांगी क्षेत्र में छोटी छोटी जो डेवलपमेंट हो रही थी, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ, उनके एरिया के साथ साथ मुझे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी पांगी को प्रमोट करना था। तो वो ओवरऑल मैंने पूरा कवर किया था, स्पेसिफिक किसी एक चीज़ पे नहीं। तो पहले मैंने ये कोशिश की कि पहले मैं हिमाचल को लोगों तक पहुंचाऊं। तो ट्राइबल एरिया में जाहिर है कि पांगी को भी मैंने नहीं छोड़ा, पांगी को भी मैंने अपने प्रोग्राम के जरिए दिखाया। तो पांगी की स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन जो है वो आई थिंक शायद मैंने की होगी, शायद किसी और ने भी की होगी। नेशनल साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो एक अलग ही अनुभव होगा आपका। थोड़ा सा बताइए कि कौन सी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री थी आपकी जिसके लिए सम्मानित किया गया और कैसा अनुभव रहा? दर्शकों, जो मेरी जिस फिल्म के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, चूँकि आदि ट्राइबल सेक्टर्स में ही मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था, उसी दौरान मेरे क्लाइंट की तरफ से ऑफ़र था कि मैं याक के ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के दूं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे हिंदुस्तान में जो है नेशनल याक सेंटर जो है वो उत्तरी पूर्वी राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, दिरांग में। तो वहाँ पे उस याक के बारे में, याक
को किस तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारी जो साइंस है, उनकी ब्रीड को किस तरह से सराहे हुए हैं, किस तरह से उनकी जो नस्ल को वो लोग बचा रहे हैं, तो उसमें हमारे साइंटिस्ट, हमारे साइंस क्या रोल कर रहा है। तो वो एक साधारण भाषा में, साधारण तरीके से फिल्म के जरिए जो है मैंने याक पे फिल्म बनाई थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी काम किया है आपने, अपने अनुभव बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात अगर मैं कहूँ तो चूँकि मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरी पहचान थी, वो थे कि रूरल एरियाज़ पे काम करती है, रूरल बेल्ट पे काम करती है, ट्राइबल्स पे काम करती है। तो ये इस्पात मंत्रालय में बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स बनती हैं। तो उस समय मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात को कैसे जोड़ा जाए। तो मैंने सब्जेक्ट उनको दिया था कि एक यूसेज ऑफ स्टील, कि आप एक इस्पात को अपनी एक आम जिंदगी में स्टील कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर हमारे दूर दराज क्षेत्रों में वो किस तरीके से, मतलब कितना एक हमारे आम जीवन का अंग है। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस की थी। आई थिंक वो पहली फिल्म बनी थी उनकी जिसमें ये टारगेट किया गया था कि रूरल एरियाज़ में इस्पात कितना इम्पॉर्टेंट है वो दर्शाया जाए। तो मैंने वो कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी मैं अपने रूरल एरियाज़ को इंट्रोड्यूस करती रही। रेणु, आपसे जानना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो आपने काम किया वो हिमाचल से कितना डिफरेंट था और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और प्री प्रोडक्शन का काम उतना आसान था जितना यहाँ पर था? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट में उस समय मैंने आपको जैसे बताया कि जब हमने शुरुआत की थी, अभी तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। हमारी जो फिल्म मेकिंग की बात कहें, अपनी फिल्म की बात कहें, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सब चीज़ें इजी हो गई है। तो नॉर्थ ईस्ट में जाना बहुत कॉस्टली होता था, आपको पूरी यूनिट लेके जाना। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट जब पहुंच गई मैं, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट इतना खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट की भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्लिपिंग्स शेयर कर रहे हैं और आपकी बातचीत के साथ वो इन क्लिपिंग्स का भी आनंद उठा सकते हैं। जी जी। तो वहाँ पे जब मैं कैमरा लेकर गई थी, वहाँ के जो फिर मैं कहूँगी कि अपने ये आई थिंक खामटी, मिशमी, खामटी और शेडुकपन, ये 3 ट्राइबल आदिवासी समाज है जो उत्तरी पूर्वी राज्य के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो वहाँ पे मैंने वहाँ तक मैं पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन पहुँचने के बाद जो मेरी यूनिट ने, जो हम लोगों ने अपनी कवरेज और फिल्म बनाने का जो आनंद उठाया, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जी, अब डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म से बात करना चाहेंगे, उन पर बात करना चाहेंगे। कैसा अनुभव रहा? हमारी यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कितना स्कोप है इस क्षेत्र में? मुंबई क्यों नहीं गई आप, दिल्ली तक पहुंच गई, ये सारा बताइए। जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि मैं मुंबई क्यों नहीं गई। मैं मुंबई ज़रूर जाती अगर मुझे मेरा जो मकसद था, जो मैंने आपको बताया कि फिल्म मेकिंग का में मेरा इंटरेस्ट एकदम गया था, और दिल्ली में वो सारे साधन उपलब्ध थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली में मुझे मार्केट मिल गई थी। मुझे अपनी कला को दिखाने के लिए जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी वो मेरी फुलफ़िल हुई थी। तो मैंने जो है वो मुंबई जाने की ज़रूरत मुझे आज भी नहीं पड़ती है, क्योंकि दिल्ली में सारे साधन मुझे मिल गए थे। यही कारण है कि बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी जानने थे, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपसे मुलाकात हो और आपके अनुभवों से हमारा जो यूथ है ज़रूर लाभ उठाएगा, और हमें भी बहुत खुशी हुई, ज़रूर उनको भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।